हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं साक्षी आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एक क्विक वन शॉट रिवीजन, है ना। तो आई होप आप सबकी जो पढ़ाई है टर्म 2 के लिए वो बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो उसी में आपको हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर जो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। तो इस लेक्चर को हमें क्या करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स और निमोनिक्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं ढेर सारे ट्रेंड्स को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा या आपने पढ़ा है तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती, है ना। बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेप्शंस होती हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, पहली चीज़ तो जो आप लोग को ये बोलते हैं कि एक्सेप्शंस को आपको याद करना है ना। तो एक्सेप्शंस हाँ हमें याद करनी होती हैं, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं होता। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि हर एक एक्सेप्शन के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर छुपा होता है ना। हर एक्सेप्शन का कोई ना कोई एक वजह होगी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई पर्टिकुलर जो ट्रेंड है वो अपना नॉर्मल जो ट्रेंड है वो फॉलो ना करके वो कुछ अलग हटके बिहेवियर शो कर रहा है ना। तो इसके लिए कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है ना। बस बात ये होती है कि हर रीज़न को हमें जानना ज़रूरी नहीं होता और हर एक रीज़न को हम याद नहीं रख सकते, है ना। हर एक पर्टिकुलर ट्रेंड के लिए मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आती है ना। अब मैं याद नहीं रख सकती कि हर एक्सेप्शन में इसका रीज़न क्या था, है ना। तो इसलिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फन ट्रिक्स, जिसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बहुत सारे जो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स हैं वो एक झटके में याद हो जाएंगे, है ना। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन लेकर आइए, है ना। फटाफट से अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ में जो भी चीज़ें जो भी ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। आई गारंटी यू कि इससे आपको जो चैप्टर है वो पढ़ने में, ठीक है, और याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, है ना, जो कि है किस पे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हो एस ब्लॉक जो होता है ना, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम ग्रुप 1A और ग्रुप 2A बोलते हैं, है ना, जिसको हम ग्रुप 1A और 2A भी बोलते हैं एज पर द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो वो ग्रुप 1A और 2A या इन जनरल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दीज टू ग्रुप्स आर कंसीडर्ड अंडर एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन से दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर A आता है और साथ साथ ग्रुप नंबर B आता है, ठीक है। बीच में हमारे पास जो एलिमेंट्स लाई करते हैं यहाँ पे वो होता है D ब्लॉक, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। इधर हमारे पास होता है P ब्लॉक और नीचे की तरफ हमारे पास जो दो सीरीज होती हैं दैट इज कंसीडर्ड टू बी F ब्लॉक, है ना। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है कि ऐसा क्यों, है ना। कुछ एलिमेंट्स को एस ब्लॉक बोला जाता है, कुछ एलिमेंट्स को पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या कुछ को एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में, है ना। तो अगर मेरा एक एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सो जिस भी सबशेल के अंदर जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसी पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करेगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 राइट। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, आप सब बड़े समझदार हैं, कॉन्फ़िगरेशन आप सबको लिखनी आती है ना। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है सोडियम की। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि मैंने जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन, सबसे बाद में जो इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो कौन से सबशेल में फिल किया है, एस सबशेल में फिल किया है। इसीलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सोडियम है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात, जिस भी लास्ट जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द सबशेल, द पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सबशेल ओनली, है ना। अगर इन द सेम केस इफ द इलेक्ट्रॉन वुड हैव गॉन टू द पी सबशेल, यही इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी में पी सबशेल में चला गया होता तो यही एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा होता, यही एलिमेंट बिलोंग कर रहा होता आपका पी ब्लॉक से। बिल्कुल सिंपल सी बात,
ठीक है, तो अब हम जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है, दीज टू ग्रुप्स आर कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एस ब्लॉक, है ना। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं, इसमें जो पहला वाला ग्रुप है स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टिल फ्रांशियम, और ग्रुप 2 स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम आता है। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आता है। तो बाकी की लास्ट के जो पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी रेडियो एक्टिव, ठीक है। इनको क्या कंसीडर किया जाता है, ये क्या हो, कैसे एलिमेंट होते हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उनका जो ट्रेंड होता है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। उसको हम किस में डिस्कस नहीं करते हैं, उसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं, किस में, इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स में। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हमारे बिलोंग करेंगे लास्ट 7th पीरियड से, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनको हमें ट्रेंड्स में इंक्लूड नहीं करना, है ना। जैसे अगर मैं रेडियस के ट्रेंड की बात करूंगी तो मैं इनके रेडियस की बात नहीं करूंगी, मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगी तो मैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूं, है ना। क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, दोज आर अनस्टेबल एलिमेंट्स। वो इजिली डिकम्पोज होकर कुछ नए एलिमेंट्स बनाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हमें कंसीडर नहीं करना है, किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स में, ठीक है। अब जो पहला ग्रुप है हमारा लिथियम से लेके सीजियम तक, इनके लिए एक स्पेशल नेम दिया गया है। ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो स्पेशल नेम दिया गया है वो दिया गया है एल्कली मेटल्स, और जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके लिए नेम दिया गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। तो अब इसका मतलब समझते हैं कि व्हाई द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। देखिए, एल्कली का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी क्लासेस से हम ये 6-7 से हमें पढ़ाया जाता है, एसिड बेसिस का एक चैप्टर आ जाता है ना। तो वहीं पर एक ये टर्म बताया जाता है एल्कली, राइट। तो एल्कली का क्या मतलब होता है, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। दिस मीन्स वाटर सॉल्युबल बेसिस, इनको बोला जाता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऐसे बेसिस जो वाटर में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबलाइज हो जाए, ऐसे बेसिस को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो जो ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर एल्कलीज, दीज आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर। दैट्स व्हाई दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 या 1A, दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स। पहली बात, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं ग्रुप 2 के लिए, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन का मतलब हो गया बेसिक, ठीक है, बेसिक। और अर्थ मेटल्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जो ग्रुप 2 है हमारे पास, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में कहां पर मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला, ये बेसिक नेचर के हो गए जिसकी वजह से एल्कलाइन, और दूसरा, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ग्रुप 1 का जनरल नेम क्या है, आप कहेंगे एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स है, इनका जनरल नेम क्या है, आप कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, विद रीजन, है ना। अब आप यहाँ पे ये जान गए हैं कि इनका ये रीजन क्या होता है। तो बच्चों, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके लिए रीजन जानना बहुत जरूरी है। ये हमेशा ध्यान रखिए, आप जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, वो क्यों लिख रहे हो, क्या मतलब है उसका, है ना। तो हर चीज के पीछे एक मतलब ढूंढिए, हर चीज के पीछे एक रीजन ढूंढिए कि ऐसा क्यों है ना। तो ये साथ में सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, साथ में उसको समझना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स होते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो मास डिपेंडेंट होती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, दीज आर मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती हैं, मास पे डिपेंड करती हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो प्रॉपर्टीज बोली जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट होती है एक तरीके
तरीके से, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सब्सटेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इन पे डिपेंड करती है हमारी ये केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स पढ़ने हैं, फिर हमें सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है वो है कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। तो जो कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे सिलेबस से टर्म 2 के सिलेबस से अगर मैं बात करूं, टर्म 2 सीबीएसई के सिलेबस से दिस पार्ट हैज बीन एलिमिनेटेड, है ना, कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़नी है ना। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बट हाँ उनके जो ट्रेंड्स हैं, उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमको डिस्कस करनी है। तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है, फिजिकल ट्रेंड्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स, राइट। चलिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मेन पार्ट अपना शुरू करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहली चीज जो हमको डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जब छोटे हुआ करते थे तो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पढ़ते थे के एलिमेंट सब शेल्स के फॉर्म में, कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, एम में कितने। बट अब क्या है, अब हम आ गए 11th क्लास में, है ना। तो के एलिमेंट वाली कॉन्फ़िगरेशन से तो काम चलेगा नहीं, है ना। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, एसपीडीएफ के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि किस एलिमेंट में एस इलेक्ट्रॉन्स, एस सब शेल में कितने, पी में कितने, डी में कितने और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो वो जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर, है ना। आप ये जानते हो कि किसी भी सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम की मैं बात करूं मोर प्रिसाइजली, तो इलेक्ट्रॉन शेल्स के सब शेल्स में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि एक पर्टिकुलर एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर, है ना। उस अरेंजमेंट को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, है ना। हालांकि हमें इन डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है कि ओहो फटाफट से नेट पे से पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जरूरत नहीं है उसकी, है ना। सिर्फ इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पे, ना कि इनकी डेफिनेशंस पे, है ना। तो ग्रुप 1 की पहले मैं बात करती हूँ। ग्रुप 1 में आप देखोगे कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब क्योंकि ये एलिमेंट सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका वैलेंस शेल कहां पर जाएगा, एस सब शेल के अंदर जाएगा, है ना। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस सब शेल में जाएगा। तो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस सब शेल में, और उस लास्ट एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। याद रखने का बड़ा देखो सीधा सा तरीका है, एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या तो एक होगा उसमें या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, और उसी अगर किसी एलिमेंट में लास्ट के जो एस सब शेल है उसमें अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा ग्रुप नंबर 2 से, राइट। आई होप समझ गए होंगे ये तो, है ना। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। तो दोनों ग्रुप्स को अगर मैं मिला दूं, दोनों ग्रुप्स को अगर मैं साथ में जोड़ दूं, तो मुझे क्या दिखेगा कि जो S ब्लॉक है उनकी कॉन्फ़िगरेशन, S ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NS1 या 2। या तो S सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब ये N क्या है, दिस N रिप्रेजेंट्स वैलेंस शेल, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सबसे बाहर वाला शेल, सबसे आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। सो दिस N रिप्रेजेंट्स योर वैलेंस शेल, है ना। किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके वैलेंस शेल को आप देखोगे, उस वैलेंस शेल के सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारा ग्रुप 1 हो गया, ठीक है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है उस एस सब शेल के अंदर तो वो हो जाएगा ग्रुप 2। जल्दी से मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी सोडियम की बात की थी, ठीक है। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, है ना। तो इस सोडियम के लिए सबसे बाहर वाला शेल कौन सा हो गया, थर्ड शेल, है ना। तो ये N हो गया, S सब शेल है, और S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यही बात अगर हम लिथियम के लिए करते तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता 1s2,
2s1। अब लिथियम के लिए सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? सेकंड शेल है, तो ये n हो गया, ठीक है, ये s हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, राइट। यही बात ग्रुप 2 के लिए कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास बेरिलियम होता, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो बच्चों? 4, है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती 1s2 2s2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बेरिलियम के लिए सबसे बाहर वाला शेल है सेकंड शेल और इसके सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस तरह की जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है? NS2, है ना। यही बात अगर हम मैग्नीशियम के लिए करते 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आखिरी शेल कौन सा है? थर्ड शेल, और उस आखिरी सब शेल है s सब शेल, और उस s सब शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 2, है ना। तो ये एलिमेंट भी s ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसका आखिरी शेल थर्ड शेल है और इसके लास्ट शेल के लास्ट सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो दिस ऑल्सो फॉलोज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, NS1 NS2 मिला के दोनों कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी? S सब शेल के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मैं पूरे S ब्लॉक की एक साथ बात करूं तो। बहुत सिंपल है, राइट। चलिए अगले ट्रेंड पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स के 2 न्यूक्लियस होंगे। इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ऊपर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस का आप क्या कर दो? हाफ कर दो। दिस इज योर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। 2 एटम्स, उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका जस्ट आप आधा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा, ठीक। तो जब हम ग्रुप 1 की बात करें या चाहे हम ग्रुप 2 की बात करें, तो पहले मैं जनरल ट्रेंड बता देती हूँ। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो होता क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, है ना। आपने देखा लिथियम में 2 शेल्स थे, ठीक है, सोडियम में 3 आ गए, नेक्स्ट पोटेशियम में 4 हो जाएंगे। सो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर शेल्स का नंबर बढ़ेगा, जितने ज्यादा शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना जो साइज है, साइज बोल लो या फिर आप एटॉमिक रेडियस बोल लो, एटॉमिक रेडियाई बोल लो, ठीक है, वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? जब हम पीरियोडिक टेबल में एक ऊपर वाले एलिमेंट से हम नीचे वाले एलिमेंट की तरफ मूव करते जाएंगे तो जो साइज है एटम्स का, जो एटॉमिक रेडियस है एटम्स का, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां से अगर मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। देखो मैंने फ्रांशियम की बात नहीं की यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ बिल्कुल भी फ्रांशियम की बात नहीं की, क्योंकि फ्रांशियम अभी मैंने आपको बताया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो स्टेबल नहीं होता, उसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फ्रांशियम को हमें यहाँ किसी भी ट्रेंड में इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या देख रहे हैं? लिथियम से सीजियम तक मूव करने पे साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। बेरिलियम से अगर आप बेरियम तक मूव करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी साइज क्या होगा? साइज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो टॉप से बॉटम पे मूव करने पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चों साइज क्या होता है? साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। तो इस पॉइंट को हमें नोट डाउन कर लेना है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से हमारा जो साइज है डाउन द ग्रुप वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज होता है, ठीक। यही बात अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करते, ठीक है, यही बात अगर मैं अक्रॉस द पीरियड के लिए करती, ठीक है, यही बात अगर मैं क्रॉस द पीरियड के लिए करती, उस केस में मेरे पास क्या होता? जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो आप एक टर्म यूज करते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, आप एक टर्म यूज करते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना। अब आधे बच्चे बोलेंगे ये कौन सी नई टर्म है, ये तो हमने सुनी ही नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ना। तो मैं बताती हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियस कितने फोर्स से आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, है ना। अब आप सोचिए कि अगर न्यूक्लियस बहुत जोर से आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो वो लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आ गया, और अगर वो न्यूक्लियस के पास आ गया इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आखिरी शेल का, जिसको भी हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, देखिए यहाँ पे
न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल तक का डिस्टेंस, यही तो एटॉमिक रेडियस है ना। तो अगर न्यूक्लियस आखिरी शेल को बहुत तेज अपने पास खींच रहा है तो वो आखिरी वाला शेल न्यूक्लियस के पास आ गया, और ये न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, है ना। तो ऐसे ही जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज जो होता है, ठीक है, साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही बात अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए कर लूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से किसका बोलो बच्चों साइज ज्यादा होगा, ग्रुप 1 का ज्यादा होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड मूव करने पे तो साइज की वैल्यू क्या हो रही है, साइज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट, है ना, सबसे लार्जेस्ट साइज कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है, सबसे लार्जेस्ट साइज ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का होता है, ये ध्यान रखना है हमें, राइट। तो दो चीजें इसमें मैंने बताई, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा दोनों केसेस में, और अक्रॉस द पीरियड मूव करने पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 में साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में भी, कि जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं ना तो एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया हुआ है, पहले ग्रुप 1 के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर ग्रुप 2 के बारे में एक्सप्लेन किया है, बट उससे अननेसेसरली सिर्फ टाइम वेस्ट होना था, ठीक है। इसीलिए मैं जो आपको ये रिविजन करा रही हूँ वो मैं कैसे करा रही हूँ, आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 को पैरेलल लेके, है ना, दोनों चीजों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, राइट। ग्रुप 1 का भी अलग से, ग्रुप 2 का भी अलग से, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 को आपस में मैं कंपेयर करके भी आपको बता रही हूँ, है ना। तो मैं ये सारे ट्रेंड्स आपको एक ही साथ एक ही पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी में पहले पूरा ग्रुप 1 के बारे में कहानी बताई हुई है, फिर ग्रुप 2 के बारे में बताई हुई है, मैं आपको इकट्ठे बता रही हूँ, है ना। रिवीजन का तो मतलब ही यही होता है, राइट। चले अगले ट्रेंड की बात करते हैं। अगला ट्रेंड जो है हमारे पास वो है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विच इज वो एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट्स वैलेंस शेल, है ना। किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल है उससे आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें जो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक मेरे पास एलिमेंट है ना, वो क्या कर रहा है, उसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये जानते हो कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, है ना। हमेशा ध्यान रखना, ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहेगा, है ना। और ऐसा करने के लिए क्या होगा, ठीक है, ऐसा हो रहा है, न्यूक्लियस अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है ना। न्यूक्लियस को बोलना है अरे भाई तू छोड़ इसे, हम इसको एटम से बाहर लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बचा के लेकर जा पाओ, है ना, ठीक है। तो एक मूवी थी पहले, है ना, एक मूवी आई थी बहुत पहले, मुझे से नाम याद आ रहा है इस एग्जाम्पल से, रजिया गुंडों में फंस गई, है ना। तो भाई ये बेचारा जो हमारा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये हमारी रजिया हो गई, है ना, और जो न्यूक्लियस हो गया वो क्या हो गया, हमारा गुंडा हो गया। अब इस बेचारी रजिया को हमें क्या करना है, इसके गुंडों से बचा के लेके जाना है ना। तो ऐसा तो नहीं कि गुंडे कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा ये न्यूक्लियस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर लेकर जाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को पे मेहनत करनी पड़ेगी कि चल भाई गुंडों के इन्फ्लुएंस से तेरे को बचा के लेके जाए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिमूव करना है एटम से तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा पाओगे, है ना। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है।
अब बहुत सारे गुंडे अगर एक साथ आ जाएं, है ना, ऐसे समझो, है ना, ढेर सारे गुंडे अगर एक साथ आ जाएं तो क्या आप इस इलेक्ट्रॉन को, इस रजिया को भगा पाओगे? नहीं, फिर आप कमजोर पड़ जाओगे, है ना। तो आपको ना एक मौका ढूंढना है ना। आप क्या करोगे? एक बड़ा अच्छा सा मौका ढूंढोगे जब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो गुंडा है, जब ये अकेले प्रेजेंट हो और अपने सबसे वीक कंडीशन में हो, सो रहा हो, खा रहा हो, है ना, जब भी अपनी वल्नरेबल कंडीशन में हो, तो आप ऐसा मौका ढूंढोगे, है ना, कि जब वो अकेले है, जब वो वीक है, तो फटाफट से लेकर चले जाओगे इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एटम कैसा होना चाहिए? अकेला, विच मीन्स आइसोलेटेड, एंड कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो फिजिकल स्टेट होनी चाहिए उस एटम की, वो क्या होनी चाहिए? वो गैसियस होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं डेफिनेशंस यहाँ पे लिख के आपको नहीं प्रोवाइड करा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। सिर्फ उतना ही आपको डेफिनेशंस को समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है हमें डेफिनेशंस का। तो जब मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, ठीक है, या मैं पहले जनरल बात करती हूँ, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होता है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या हुआ? साइज इंक्रीज हुआ। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप मूव करने से, तो ये जो न्यूक्लियस है और जो आखिरी शेल का डिस्टेंस है, ये बढ़ता जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो अब मान लो एक बहुत बड़े से ना गोदाम में जाके, बहुत बड़े से खंडर में जाके इस गुंडे ने ना उसको, बेचारी जो रजिया थी हमारी, उसको लॉक करके रख लिया, उसको किडनैप करके रख लिया। तो अगर वो जो खंडर था वो जितना बड़ा होगा, है ना, उतनी कम नजर पड़ेगी इसकी, है ना, उस हमारी हीरोइन पे, है ना, रजिया पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस का इंपैक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। न्यूक्लियस उतनी ज्यादा टेंडेंसी से उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को लूज कराना आसान हो जाएगा। और उस इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कराना आसान है तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, है ना, ठीक है। बट यही बात अगर हम अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितनी टेंडेंसी से न्यूक्लियस आखिरी शेल को खींच रहा है। अगर न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को, उसकी अगर नजर पड़ गई कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन है, मेरे को इसको अपने साथ रखना है ना, तो हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, है ना। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज, है ना। तो इसलिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है, क्लियर है। डाउन द ग्रुप मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हुई और अक्रॉस द पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई, समझे। तो यही बात अगर मैं ग्रुप 1 के लिए करती हूँ, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी कि जैसे जैसे मैं यहाँ डाउन द ग्रुप मूव कर रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी? लिथियम की हो जाएगी। और सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम। डाउन द ग्रुप मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, सो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है तो अक्रॉस द पीरियड हमने क्या पढ़ा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों? ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर, ठीक है। तो जल्दी से इसको समराइज करके लिख लीजिए फटाफट से। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है ना। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कहने को इनऑर्गेनिक का है, बोला जाता है इनऑर्गेनिक बड़ी बोरिंग होती है, पर ऐसा नहीं है ना। ढंग से समझ के चीजों को करोगे तो सब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज बोरिंग नहीं होती। बात आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, है ना। चलिए अगले ट्रेंड की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। चलो भाई, अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट ट्रेंड है ना। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन जब भी टर्म आता है ना, हाइड्रेशन जब भी आपको पास टर्म आएगा, आप हमेशा ध्यान रखना, दिस मीन्स पर्टेनिंग टू वाटर, इट मीन्स पर्टेनिंग टू वाटर और इट मीन्स रिलेटेड समवट टू वाटर, है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड होगा? वाटर से रिलेटेड होगा। सो एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी की मैंने एक आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी मेटल आयन इंटरैक्ट्स विद वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है।
ओके अब अगर आपसे कोई पूछे कि NaCl जो होता है ना वो कैसे एग्जिस्ट करता है, आप बोलोगे भाई NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड है, कैसे एग्जिस्ट करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने क्या किया, इस NaCl को डाल दिया वाटर के अंदर, ठीक है। अब वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है, वाटर होता है एक पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूं तो आप जानते हो वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आप पार्शियल पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो वाटर एक कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। और जो भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि पोलर मॉलिक्यूल का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव एंड का होना और एक किसका होना, पॉजिटिव एंड का होना। तो वाटर ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब जो सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव है, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर के कौन से चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, अगेन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, वो कौन से एंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा इस पॉजिटिव एंड के साथ, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपने NaCl को वाटर में डाला, Na पॉजिटिव को जल्दी से कौन सराउंड कर लेंगे, नेगेटिव चार्जेस, है ना, वाटर का नेगेटिव एंड सराउंड कर लेगा। और क्लोरीन को कौन सराउंड कर लेगा, ऐसे पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर, लाइक दिस, ठीक है। अब ये आप जानते हो जब भी दो चीजें इंटरैक्ट करती हैं, जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है और जब बॉन्ड को तोड़ना होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, वो कैसा प्रोसेस होता है हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आपके ऑपोजिट चार्जेस जो है ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, इनके इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। और जो एनर्जी जो हमारे यहाँ रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक मोल आयन जब भी यहाँ पे देखो वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है और उस रिलीज एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, उस रिलीज एनर्जी को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है ये डिपेंड करता है किस पे, चार्ज ओवर साइज रेशो पे, ठीक है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज ओवर साइज रेशो। कोई भी हाइड्रेशन, कोई भी मेटल आयन ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस टर्म के लिए, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज चार्ज डेंसिटी। इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो पहली चीज आपको इसमें क्या देखनी होगी, पहली चीज इसमें आपको चार्ज कंपेयर करना होगा और दूसरी बारी में आपको इसका साइज कंपेयर करना है। तो अगर आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जिनका चार्ज भी अलग है, जिनका साइज भी अलग है, तो पहले आप चार्ज कंपेयर करेंगे, ठीक है। मेजरली हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज पे डिपेंडेंट होगी और उसके बाद आप क्या कंपेयर करेंगे, सेकेंडली आप उसका साइज कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आयंस की बात करूं, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव एंड Cs पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार्ज तो सबका बराबर है, सबके सब कैसे चार्ज है, पॉजिटिव 1 चार्ज है। तब आप क्या चेक करोगे, साइज, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये, है ना, कि हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर क्या हुई, डाउन द ग्रुप क्या हुई, डिक्रीज हुई। यही बात अगर मैं ग्रुप 2 के लिए भी कर लूं, ठीक है, तो सारे जो एलिमेंट्स है हमारे पास उन पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम देखें चार्ज तो सेम है और अगर चार्ज सेम है तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। जिसका साइज कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो अपनी फैमिली में बेरिलियम सबसे छोटा होता है, इसीलिए बेरिलियम +2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। मतलब एक बेरिलियम का सॉल्ट आपको दिया है, एक कैल्शियम का सॉल्ट आपको दिया है और आपसे पूछा जाएगा कि दोनों को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो बोलो कौन ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा, तो बेरिलियम का सॉल्ट ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा क्योंकि बेरिलियम इज स्मॉलर, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, राइट। दो चीजें बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, पहले चार्ज पे और दूसरा फैक्टर किस पे, साइज पे, है ना। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हम क्या देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बोथ इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बट यहीं पर अगर मैं एक बात कर लूं कि मेरे पास एक दिया हुआ है पोटेशियम पॉजिटिव,
ठीक है, और एक मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है Mg+2। अब मुझे बताना है कि बोलो भाई किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, कौन इजीली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाएगा। तो अब आप क्या देखोगे, आपको बताया पहले आपको क्या देखना है, पहला फैक्टर आपको चार्ज देखना है और दूसरा फैक्टर आपको साइज देखना है। तो चार्ज किसका ज्यादा, मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है ना, और जिसका चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है ना। तो साइज क्या है, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। पहला फैक्टर मुझे क्या देखना होगा, पहला फैक्टर मुझे यहाँ पे चार्ज के लिए देखना होगा, है ना। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन एनर्जी का, राइट। आगे हम सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का, वो किस पे बेस्ड रहेगा, वो इस हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड रहेगा, है ना। तो जल्दी से डू मेक नोट्स फॉर दीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है हमारे पास इसमें फिजिकल अपीयरेंसेस, है ना। मेजर जो ट्रेंड्स थे वो तो ये थे, अब हम बात करते हैं इसमें फिजिकल अपीयरेंसेस की, है ना, कि भाई दिखता कैसा है ना, राइट। सबसे पहली चीज माइंड में यही आती है कि भाई दिखने में कैसी चीज, दिखने में क्या है ना, दिखने में कैसा अपीयरेंस है उसका, राइट। तो इसीलिए अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स, ठीक है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में कौन लाई करते हैं, मेटल्स लाई करते हैं, ठीक है। जैसे पी ब्लॉक की मैं बात करूं ना, तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं। लेकिन जब मैं एस ब्लॉक की बात करती हूँ ना, तो एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और आपको पता है यूजुअली मेटल्स कैसे अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो कैसे दिखते हैं, सिल्वरी या व्हाइटिश अपीयरेंस के होते हैं, है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात करूं तो कैसी अपीयरेंस होती है इनकी, ग्रे, सिल्वर और व्हाइटिश, ठीक है। ग्रे, सिल्वरी और व्हाइटिश जो कलर है, ठीक है, ये हमें दिखेगा मेटल्स का, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं इनके फिजिकल स्टेट्स की बात करूं, तो मेटल्स सॉलिड स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। लिक्विड स्टेट में, एग्जैक्ट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अगर आपसे कोई बोले कि क्या एस ब्लॉक के अंदर कोई ऐसा मेटल है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में है, आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। पर हाँ, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जो एलिमेंट है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का डिफरेंस समझिए, ठीक है। पहली चीज में मैंने क्या बोला कि भाई कोई भी एस ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट नहीं है जो लिक्विड स्टेट में हो, लेकिन हाँ हल्के से रूम टेम्परेचर से ऊपर आप टेम्परेचर दे दो तो भले ही लिक्विड स्टेट में आपका एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, बट नॉर्मल कंडीशन में वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो आप लोग को मालूम होगा कि एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बोलो कौन सा, जल्दी से सोचो सोचो सोचो। एक ही मेटल है ना, आजकल बहुत यूज हो रहा है उसका, थर्मोमीटर्स यूज करते हैं हम, है ना, उसके अंदर मर्क्यूरी होता है, राइट। तो जो मर्क्यूरी होता है दैट इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ऐसे ही नॉन मेटल में सिर्फ ब्रोमीन होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं, केवल 2 एलिमेंट्स है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक उनमें से मर्क्यूरी है और एक उनमें से ब्रोमीन है। मर्क्यूरी जो है वो मेटल है, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। ये 2 ही एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो अपीयरेंस की बात हो गई, फिजिकल स्टेट्स की बात हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इमेजेस में मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सब रॉकी फॉर्म में है ना, सॉलिड फॉर्म में है। रेडियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में तो बात ही क्या करें, है ना, उनके तो अलग ही कहानी है, राइट। चलिए अगली बात हम इसमें करते हैं मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड। देखिए मेटालिक कैरेक्टर, अच्छा एक टर्म और हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम, डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। एक टर्म इसमें और डिस्कस कर लेते हैं हम, डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका मतलब जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रहा है सब्सटेंस के मास पे भी और वो डिपेंड कर रहा है सब्सटेंस के वॉल्यूम पे भी, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अब अगर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कम होना चाहिए,
बात है कि नहीं, है ना। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या हो रहा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट्स का, और साइज इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। तो मास अगर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब क्या करें भाई, ये तो डिलेमा में फंसा दिया, है ना, कि मास तो करें, अगर मास की बात सुने, ठीक है, घर में होता है ना, मम्मी की बात सुने तो ऐसा, पापा की बात सुने तो ऐसा। मम्मी ने बोला ट्रिप पे चले जाओ, पापा ने बोला कि नहीं भाई नहीं जाना है। अब क्या करें, जाए कि नहीं जाए, किसकी बात सुने, है ना। तो वही चीज़ है बच्चों यहाँ पर भी, कि अगर मास पे हम मास की बात करें, मास बढ़ना है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और अगर वॉल्यूम के हिसाब से चले तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, है ना। तो अब ये देखा जाता है कि घर में किसकी ज़्यादा चलती है ना भाई, किसी के घर में मम्मी की ज़्यादा चलती है, किसी के घर में पापा की ज़्यादा चलती है। तो आखिरी फैसला किसका होगा, जो घर में जिसकी ज़्यादा बात मानी जाती है, जिसकी घर में ज़्यादा चलती है। तो ऐसे ही मास और वॉल्यूम में से हमारे पास मास डोमिनेटिंग फैक्टर है ना। डेंसिटी किसकी बात ज़्यादा सुनेगा, मास की बात सुनेगा। तो मास कह रहा है भाई मैं बढ़ रहा हूँ और तू मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बढ़ रहा हूँ तो तुझे भी बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम लिथियम से बात करते हैं, कहाँ तक कि सीजियम की, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है, किसमें, पोटाशियम और सोडियम में, ठीक है। पोटाशियम और सोडियम में से पोटाशियम की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, बट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर सोडियम, ठीक है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमारा कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। देखो इस पे कोई रीजन नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए और ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो जब हम लिथियम और सोडियम की अगर बात करते हैं, पोटाशियम और सोडियम की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रेंड तो ये कहता है कि भाई डाउन द ग्रुप मूव होने से पोटाशियम शुड बी मोर डेंसर। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सोडियम है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम के लिए घर में किसकी ज्यादा चल रही है, वॉल्यूम की ज्यादा चल रही है ना। यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर डोमिनेंट हो गया, और वॉल्यूम का फैक्टर डोमिनेंट हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इसीलिए छोटा सा ये जो एक्सेप्शन आता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, छोटा सा एक्सेप्शन आता है पोटाशियम और सोडियम में। बाकी के लिए स्मूथ ट्रेंड है, राइट। कॉपी कीजिए जल्दी से। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 की डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट, ग्रुप 2 के लिए जरूरत नहीं है सीबीएसई के हिसाब से। अब मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अगला फैक्टर है हमारा मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब अभी बोलोगे देखो भाई, जैसे हमने बहुत तरह के बॉन्ड्स के बारे में सुना है, हमने आयनिक बॉन्ड सुना है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड सुना है, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सुना है, पर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है। तो मेटालिक बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों, आप ये जानते हो कि एक मेटल की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना। उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो मेरे पास एक मेटल था, ठीक है, उसने क्या किया, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एम भी किस में कन्वर्ट हो गया, एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं, ठीक है। एम भी किस में कन्वर्ट हो गया, एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो यहाँ पे एम पॉजिटिव है, ठीक है, एक मेटल जो है, मान लो मैं एक आयरन का ब्लॉक की बात करती हूँ, तो उस आयरन के ब्लॉक में ढेर सारे आयरन के एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो ढेर सारे आयरन के एटम्स ढेर सारे आयरन के आयंस में, पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो गए होंगे, है ना। अब ये ढेर सारे जो पॉजिटिव आयंस हैं ये साथ में एग्जिस्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं ना, सेम चार्जेस तो अट्रैक्ट नहीं करते। सेम चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। तो ये जो सेम चार्जेस है इनको तो एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहिए था, है ना, इनको तो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था। ये कैसे एक साथ रह सकते हैं, ये कैसे एक साथ रहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे इनकी दोस्ती करा दी इन इलेक्ट्रॉन्स ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं मीडिएटर हूँ, मैं तुम सबको एक साथ रखूंगा, मैं तुम सबको बांध के रखूंगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन मेटल के पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे बाउंड करके रखते हैं ना, ऐसे इनके साथ इंटरेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, इनको आपस में ऐसे जोड़ के रखते हैं,
ठीक है। तो इसी की वजह से हमारे पास ये मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स ने ही लूज किए हैं, क्योंकि अब ये कहीं भी फ्री है घूमने के लिए, ये घूमते घूमते क्या करते हैं, सारे मेटल आयंस को अपने साथ ऐसे बांध के रखते हैं, इंटरैक्ट करके रखते हैं। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर है ये किसकी वजह से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द losing of this electron, है ना, because the metals have this tendency to lose electrons and these are responsible for formation of metallic bond which imparts metallic character to the elements, ठीक है। चले अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, जो मेटालिक करेक्टर है, ठीक है, मेटालिक करेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा अच्छा मेटल कौन है पूरे ग्रुप 1 में, तो आपका आंसर क्या होगा, सीजियम। सो डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या हुआ, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हुआ। और यही बात अगर मैं क्रॉस द पीरियड मूव करती हूँ तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपके पास कौन होते हैं, मेटल्स, और जितना आप इस तरफ मूव करते हो आपके पास नॉन मेटल्स आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक करेक्टर कम होता है। और डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मेटल मेटल बीच का जो बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रीजन मैं बताती हूँ, लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है, याद नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं आता है इस पे, सिर्फ वर्बली बता देती हूँ। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं ना, तो ये जो आयंस है इनका साइज बढ़ रहा है ना, डाउन द ग्रुप मूव करने पे साइज बढ़ता है। अब अगर ये बल्कि और बड़े बड़े से आयंस हो गए, भाई अब इलेक्ट्रॉन तो बेचारा एक छोटा सा प्राणी है ना, छोटा सा जीव है, कैसे वो बेचारे इतने बल्कि मेटल आयंस को साथ में रखेगा, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे आयंस का साइज इंक्रीज होता है, और अगर आयंस का साइज इंक्रीज होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को, उन आयंस को होल्ड करके रखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस को होल्ड करके नहीं रख पाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा तो मेटालिक बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक करेक्टर तो बढ़ता है, लेकिन उस मेटल के अंदर मेटल की जो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। समझे। चलिए देखिए बच्चों, इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना, चाहे आप कितना ही बड़ा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आप सीबीएसई का पेपर देने जा रहे हो, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, है ना। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कराऊँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन भी कराऊँ, समझाऊँ भी, बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैंने एक चीज़ को मैंने लिखा, भाई मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, अब इसी बात को जैसे कान को मैं ऐसे पकड़ूँ तो आसान होगा, इसी कान को मैं ऐसे हाथ घुमा के पकड़ना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल सी बात हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, एक स्टेटमेंट को मैंने हो सकता है वो सिंपल तरीके से आपको बताई हो, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करके थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखा हो, है ना। तो इसीलिए आप कहीं आप ये बोलो ये तो हमने कभी सुना नहीं है तो हमें पढ़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। पढ़ाई लगभग सब चीज़ें जाती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अलग तरीके से फ्रेम करके लिखी जाती है ना। तो वो चीज़ें आपको पढ़ना है, उनको समझना है, ठीक है, ध्यान से। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई मैम ये स्टेटमेंट का मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर जो रहेगा उससे पहले मैं आपको उस स्टेटमेंट का मतलब समझा दूंगी, है ना, राइट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से सारी वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं, है ना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फ्लेम कलर, है ना। अब फ्लेम कलर क्या है, देखो अब जैसे क्या होता है ना, हम घर में अपना नॉर्मल बर्नर जब ऑन करते हैं, गैस जब ऑन करते हैं, गैस जब जलाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ब्लूइश कलर की होती है ना। इसका मतलब जो एलपीजी गैस है, जो फ्यूल हमारे सिलेंडर्स के अंदर भरा हुआ है, वो कैसा कलर इंपार्ट करता है फ्लेम को, उसकी वजह से ब्लूइश कलर आ रहा है, ठीक है ना। उसका चलो रीजन अलग है, बट एक बंसन बर्नर होता है ना, आपने लैब्स में जो बर्नर देखे हैं उनको हम बंसन बर्नर्स बोलते हैं। तो उस बर्नर के अंदर अगर मैं छोटा सा एक मेटल का पीस ऐसे रख दूं और उसको जलने दूं, है ना,
तो मेरे पास मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग कलर का फ्लेम इम्पार्ट करते हैं, है ना। अलग अलग एलिमेंट से मुझे अलग अलग कलर की फ्लेम दिखती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, हम ये डिस्कस करना है हमें, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट किस कलर की फ्लेम देता है, हमको ये याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में नेम्स हमें गिवन है, तो हमें ये नेम्स याद रखने हैं कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का फ्लेम कलर क्या होता है और सेकंड जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उनका फ्लेम कलर क्या होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम रीजन के बारे में थोड़ी देर बाद में आएंगे, पहले फ्लेम कलर की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, लिथियम से लेके सीजियम तक, सब फ्लेम कलर इंपार्ट कर रहे हैं। लिथियम इंपार्ट कर रहा है क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम, सोडियम से येलोइश गोल्डन कलर का फ्लेम मिलता है हमें, ठीक है। पोटेशियम से वॉयलेट कलर का लिखा होता है, कुछ जगहों पे लिलियाक कलर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो लिलियाक का मतलब होता है लाइट पर्पल सा जो कलर होता है ना, ठीक है। तो दैट इज वॉयलेट कलर। रुबीडियम जो है वो कंप्लीट वॉयलेट कलर का फ्लेम दे रहा है, देखो। और सीजियम से हमें मिलता है, ठीक है, ब्लूइश कलर का फ्लेम। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लेबलिंग देख लेना, ठीक है, लेबलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट से हमें अलग अलग कलर का फ्लेम कलर दिख रहा है ना। बड़े इंटरेस्टिंग से सुंदर से फ्लेम कलर यहाँ पे हमें दिखते हैं, बड़े यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स कम दिख रहे हैं, है ना। जब यहीं पे मैं ग्रुप 2 की बात करती हूँ, तो ग्रुप 2 पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सिर्फ कैल्शियम है मेरे पास और स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। बाकी के एलिमेंट्स कहाँ गए भाई, बेरिलियम और मैग्नीशियम कहाँ गया। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये फ्लेम कलर इंपार्ट नहीं करते, दीज डू नॉट इंपार्ट फ्लेम कलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर इंपार्ट नहीं करते। क्यों इंपार्ट नहीं करते, तो रीजन में हम लिखते हैं ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अभी इसके बारे में मैं आऊंगी, डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसीलिए वो फ्लेम कलर इंपार्ट नहीं करते हैं। तो पूरे एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं जो फ्लेम कलर इंपार्ट नहीं कर रहे, दो एलिमेंट्स हैं, एक तो बेरिलियम और एक मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम जो होता है ना, इसका जो कलर होता है, ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको, आई गेस थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर दिख रहा होगा आपको, है ना। सो दिस इज अगेन ब्रिक रेड कलर, ठीक है। क्रिम्सन से कैल्शियम से हमें कैसा कलर का फ्लेम मिलता है, ब्रिक रेड कलर का फ्लेम मिलता है। स्ट्रोंशियम से हमें मिलता है क्रिम्सन रेड कलर, ठीक है, हल्का सा डार्क जो रेड होता है, ठीक है, दैट इज क्रिम्सन रेड। और बेरियम से हमें मिलता है एप्पल ग्रीन, बहुत ही सुंदर कलर आता है, कैसे कलर का, एप्पल ग्रीन, ठीक है। एप्पल ग्रीन मतलब आपने देखा होगा जो ग्रीनिश वाले जो एप्पल होते हैं ना, ठीक है, जिनके बहुत सारे मोहितोज और ड्रिंक्स वगैरह बनते हैं, तो वो जो एप्पल ग्रीन है ना, पिज्जा हट में मिलता था, ये अब मिलना बंद हो गया, मुझे बड़ा पसंद था, है ना। तो ग्रीन एप्पल एक मोहितो मिलता था, बहुत टेस्टी होता था, है ना। तो उसका जो कलर होता है वैसा कलर हमें मिलता है बेरियम के फ्लेम कलर से, है ना, फ्लेम टेस्ट से। तो ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट से आप ये भी बता सकते हो, आपको एक एलिमेंट दे दिया गया, अब आपको बताना है कि भाई बताओ कि ये कैसा, ये एलिमेंट जो है ये कौन सा है ना। ये बोल दिया कि हाँ भाई ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अब कौन सा एलिमेंट है, तो जल्दी से आप फ्लेम कलर का टेस्ट फ्रेम में रख दोगे उसको और कलर देख के आप बता दोगे कि हाँ भाई ये एलिमेंट है ना। तो एक टेस्ट भी है जिसके हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है ना। चले, अब अगर मैं रीजन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अब रीजन की बात करूं कि फ्लेम कलर आता क्यों है ना, क्यों हमें फ्लेम में रखने पे एक एलिमेंट को क्या मिलता है, कलर मिलता है। तो इसका रीजन क्या होता है, जब आप एक एलिमेंट को फ्लेम के अंदर रखते हो तो फ्लेम से उसको एनर्जी मिलती है और एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो कहाँ मूव करता है, ग्राउंड स्टेट से मूव कर जाता है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे बेचारा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम थी, उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। बड़ी चीज हमेशा केमिस्ट्री में ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताती हूँ, स्टेबिलिटी और एनर्जी, ये कहीं ना कहीं हर चैप्टर में ये यूज होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी, ये हमेशा गांठ मार बांध के रखना इस पॉइंट को कि स्टेबिलिटी और एनर्जीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है मेरे पास, ये क्या होती है, एनर्जेटिक स्टेट होती है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया।
कम एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में गया एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब ये जो एनर्जी है, ये जो स्टेट है, इसकी एनर्जी हाई, और अगर एनर्जी हाई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है बाय एमिटिंग एनर्जी। यहां से एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और ये जो एनर्जी एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ जिस कलर से मैच होगी हमें फ्लेम का वही कलर दिखेगा। ठीक है, तो रिपीट कर देती हूं एक बार। इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट absorbs energy from the flame and moves to excited state. This excited state is energetic in nature. It has high energy, hence its stability will be less. If its stability will be less, है ना, so electron will tend to come back to the more stable state, to the ground state. But in order to do so, it needs to emit this energy. जो energy उसने absorb की थी उसको वापस से emit करना पड़ेगा. And the emitted energy's wavelength matches to whatever color the flame color is observed according to that color only. इस emitted light की जो color wavelength है वो जिस कलर से मैच होगी, जिस कलर की wavelength से मैच होगी, हमें वही कलर दिखेगा फ्लेम का। समझे कि नहीं? ठीक है, राइट। तो ये रीजन हो गया, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियर कट ये दिया हुआ है आपको रीजन। ठीक है, चले, होता है ना जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, कहीं भी घूमाओ दुनिया में लगता अपना घर ही अच्छा है ना। तो वैसा ही है भाई, इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट उसका खुद का घर है, लेकिन अगर वो घर छोड़ के कहीं घूमने जाएगा, पहाड़ों पे जाएगा, बीचेस पे जाएगा, फॉरेन में जाएगा, है ना, चलो ठीक है ऐश करके आ गया, लेकिन आना तो उसको एक बार घर पे है ना, पैसा खत्म होगा तो क्या करेगा, वापस घर पे ही आएगा, है ना। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आ गया अपने बुद्धू अपने घर पे, है ना। और घर पे आने के लिए उसने पैसा खर्च किया, तो जो पैसा खर्च किया है ना उसकी वेवलेंथ जिस कलर से मैच हुई वही कलर हमें दिखा फ्लेम का। ओके, मूविंग फर्दर अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। बहुत हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत डिस्कस कर लिया, कैसा दिखता है, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगली बात जो हमें डिस्कस करनी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी, है ना, वो क्या होती है कि कैसे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, कैसे एक सब्सटेंस दूसरी चीज के साथ आके रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। चले भाई, देखो अभी इसी में आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आने वाली हैं, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए, कि कंपाउंड्स स्टेबल कैसे होते हैं, क्या ट्रेंड होता है, सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है। तो ये सब अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में, राइट। चलिए, बात हम किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एयर, है ना। अब भाई एयर में तो ढेर सारी गैसेस हैं, है ना, तो वो जो हमारा एलिमेंट है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बाय एयर वी मीन हमें दो चीजों के बारे में बात करनी है, कि कैसे एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरा एक एलिमेंट कौन होता है, नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट गैस कौन होती है एयर में, नाइट्रोजन। तो कैसे एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैसे एक एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब भी आपके पास ये होता है कि आपको बताना है रिएक्शन विद एयर, बाय एयर वी मीन कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है और साथ साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की बात करती हूँ, तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में मैं क्या ऑब्जर्व यहाँ पर करूंगी कि मेरे पास तीन तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, मोनो ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। अब भाई ये तीन तरह के ऑक्साइड्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो जैसे आपने बहुत सारे टाइप के एनायंस पढ़े हैं, है ना। 9th क्लास में आता है एनायंस का टेबल, जिसमें आप पढ़ते हो कि क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव, ऑक्साइड होता है O-2, है ना, फॉस्फाइड होता है P-3। ऐसे आपने अभी तक जो पढ़ा है ना वो ऑक्साइड एक ही तरह का एनायन पढ़ा है, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। बट एक्चुअल में जो ऑक्सीजन होता है ना बच्चों, वो तीन तरह के आयंस बनाता है। कौन कौन से, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, मोनो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, और तीसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये सुपर ऑक्साइड, ठीक है। जो मोनो ऑक्साइड है हमारे पास, इसका जो एनायन है वो क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये O-2।
परऑक्साइड जो होता है वो होता है O2-2, और जो सुपर ऑक्साइड है वो क्या होता है हमारे पास O2 के ऊपर -1 चार्ज, है ना। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई ऑक्सीजन की, -2। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, टोटल -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे एवरेज चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया, है ना। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट परऑक्साइड्स में जो एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, हालांकि 2 ऑक्सीजन होते हैं पूरे परऑक्साइड एंड आयन के अंदर, ठीक है, बट एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया, है ना। 2 ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1। सेम इज विद सुपर ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1/2, है ना। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, राइट। फॉर्मूला की मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप फॉर्मूला कैसे बनाते थे, जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और मेरे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फाइड आयन है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2, फॉस्फोरस पे होता है 3, आप ऐसे क्रिस क्रॉस करते थे और कह देते थे कि भाई मैग्नीशियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बनेगा Mg3P2। तो सेम चीज मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मोनोऑक्साइड के लिए अगर मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, M2O। जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम पे चार्ज 1 हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड पे चार्ज कितना है देखो, -2, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो Na2O बन गया, ठीक है, मतलब किस तरह का फॉर्मूला बन गया, M2O टाइप का फॉर्मूला बन गया। यही बात परऑक्साइड्स के लिए करते, अगर सोडियम परऑक्साइड बनाना है तो सोडियम पे चार्ज है 1, परऑक्साइड होता है O2 पे कितना चार्ज, O2 पे -2 चार्ज, ठीक है, तो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O2, मतलब किस टाइप का फॉर्मूला बन गया, M2O2 टाइप का। और लास्ट आता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स की मैं बात करूं, मान लो वैसे तो सोडियम बनाता नहीं है, ठीक है, तो मैं पोटेशियम की बात कर लेती हूँ, चलो ठीक है, पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम पे चार्ज 1, सुपर ऑक्साइड होते हैं O2 पे कितना चार्ज, -1 चार्ज, क्रिस क्रॉस करोगे क्या फॉर्मूला बनेगा, KO2, मतलब MO2 टाइप का। सॉरी, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई, MO2 टाइप, ठीक है, तो इस टाइप का हमारे पास सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि कितने टाइप के ऑक्साइड आयंस होते हैं, उनका नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और फॉर्मूला क्या होता है ना। चलिए अब बात यह है कि जो हमारे पास कौन से एलिमेंट है वो किस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम। लिथियम जो है वो सिर्फ क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि नॉर्मल ऑक्साइड सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, पर ऑक्साइड में एक को छोड़ दो, सबसे पहले वाले को छोड़ दो, बाकी के बनाएंगे। आई विल टेल यू द रीजन, थोड़ी देर बाद ट्रिक्स में बताऊंगी ऐसा क्यों। सुपर ऑक्साइड में पहले 2 छोड़ दो, एक और छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट जो होंगे वो सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। तो नॉर्मल वालों में सब आ गए, ठीक है, पर ऑक्साइड में पहला छोड़ दो, सुपर ऑक्साइड में पहले 2 छोड़ दो। सो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बना सकता है, पर ऑक्साइड्स ये एलिमेंट बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स ये वाले एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं ग्रुप 2 की भी बात कर लेती हूँ, ठीक है, तो ग्रुप 2 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग विद बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम जो है हमारे पास, ठीक है, वो बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, है ना। जो मैग्नीशियम है वो भी बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, सारे एलिमेंट जो है हमारे पास वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। परऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन बनता है, परऑक्साइड में से स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है और बेरियम ऑक्साइड होता है। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज, 2 चार्ज, और जो परऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं O2-2, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला क्या बनेगा, SrO2 बनेगा। सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे जो ये परऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, कौन कौन, SrO2 हो गया हमारे पास और BaO2 हो गया, ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, परऑक्साइड्स। और सुपर ऑक्साइड्स ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट फॉर्म नहीं करता, ग्रुप 2 सुपर ऑक्साइड्स बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप 1 तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, ग्रुप 2 सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन वो नहीं करता है। और परऑक्साइड्स में भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो बनाएंगे परऑक्साइड्स, एक तो इसमें स्ट्रोंशियम हो गया और दूसरा हो गया बेरियम। रीजन बिल्कुल बताऊंगी इसका, है ना, कोई भी चीज में बिना रीजन के नहीं छोड़ रही हूँ, रीजन हम डिस्कस करेंगे बट थोड़ी देर बाद, राइट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए कौन से एलिमेंट किस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेजरली देखो कंपाउंड्स के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में, 3-4 रिएक्शंस के बारे में और डिस्कस करना है, फिर फटाफट से मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी और 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स है ना। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। अगला
एक पॉइंट यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या बताना है आपको कि मैंने 3 तरह के ऑक्साइड्स के बारे में आपको बताया, ठीक है। एक हो गए हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, जो क्या थे O-2, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन से आयन थे? O-2, ठीक है। फिर एक हमारे पास क्या थे? परऑक्साइड्स थे, परऑक्साइड थे O2-2, और एक थे हमारे पास यहाँ पे लास्ट जो कैटेगरी थी वो क्या थी? सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स थे O2-, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बताइए भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं इन आयंस के अंदर, क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल ऑक्साइड में कितने हैं? बोलो भाई 8 खुद के इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 एक्स्ट्रा हो गए तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। O2 का मतलब 16 O2 कितने हो गए? 18, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के पास 16, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके पास कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, ठीक है, तो जो हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? पैरामैग्नेटिक, दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक, ठीक है, दे आर रिपेल्ड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इवन नंबर है, इसीलिए ये कैसे नेचर का होगा? डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, दिस विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। 18 इलेक्ट्रॉन अगेन डायामैग्नेटिक इन नेचर, और ये ऑड है इसीलिए ये कैसा नेचर का हो गया? पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि वो सब्सटेंस आपके पास डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास तो वो कैसे नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन जो आती है वो केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे बस इतना ही जानना है, बेसिक रूल जानो, एक्सेप्शंस के बारे में मत जानो। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले डाया, इवन वाले ऑड वाले आपके क्या हो गए? पैरा, और इवन वाले क्या हो गए? डाया। चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो जो पैरामैग्नेटिक है उनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पा रहे, तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। कलर की मैं बात करूं तो सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे? कलरलेस होंगे, ठीक है, और ये भी कैसे नेचर के होंगे? कलरलेस होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पैरामैग्नेटिक है इनका मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई 17 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में कैसे रखोगे, है ना? अगर मुझे ऐसे पेयर्स बनाने इलेक्ट्रॉन के, तो ये तो सिर्फ इवन इलेक्ट्रॉन्स के ही बन सकते हैं, है ना। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो कलर्ड होंगे, बाकी सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? डाया। तो एस ब्लॉक के जो नॉर्मल ऑक्साइड परऑक्साइड्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। राइट तो ये एक पूरा मैंने समरी शीट दे दिया, जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, मैंने आपको यहाँ टैबुलर फॉर्म में समराइज करके दे दिया। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट हम पिछले में पढ़ ही चुके हैं। चलिए एक पॉइंट और यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ आपको, नाइट्रोजन के साथ अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लेंगे इन ग्रुप 1, ठीक है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, सो ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, ठीक है, ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड क्या फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? Li3n, नाइट्राइड पे -3 चार्ज होता है, लिथियम पे +1। तो ग्रुप 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, वो है लिथियम, ठीक है। और ग्रुप 2 में तो सारे ही होते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 में ऑल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, ठीक है, ग्रुप 2 में सारे रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ। लेकिन जब मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ तो ग्रुप 1 में सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, बाकी के एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जल्दी से ध्यान दीजिए पॉइंट्स पे। ओके देन अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है रिएक्शन विद हैलोजेंस, है ना। देखिए जो लेक्चर है ये 1 शॉट रिवीजन है। 1 शॉट रिवीजन का मतलब समझते हैं ना आप लोग कि एक ही लेक्चर में हमें क्या करना है, पूरा ही समराइज कर लेना है जितना भी हमारा कंटेंट है ना। तो इससे फायदा देखो क्या होता है, इससे फायदा होता है जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने अपना सारा प्रिपेयर कर लिया है, उनके लिए भी एक बेनिफिट क्या होता है, उनको भी एक फटाफट से क्विक रिकैप मिल जाता है, क्विक ब्रश अप हो जाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको एक पाथवे मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता
जाती है कि किस वे में, किस सीक्वेंस में क्या क्या और कितना कितना पढ़ना है ना। तो दोनों के लिए ये फायदेमंद होता है, जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन उनके लिए भी, और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके लिए भी, है ना। चलिए, तो ऐसे वन शॉट रिकैप्स, वन शॉट जो लेक्चर्स हैं ये हम हर तरह के हर चैप्टर्स के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर के लिए इस तरह के आपको मेरे वन शॉट जो रिवीजन लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रेंड्स, सारे ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। याद कैसे करना है किस रिएक्शन को, रिएजेंट कहाँ क्या यूज करना है, यू विल गेट एवरीथिंग इन दैट लेक्चर, राइट। चलिए, हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, वो जब किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस। तो जब एक मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स मेटल हैलाइड, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है? मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ मेटल हैलाइड, ठीक है। मेटल हैलाइड आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, तो उसका चार्ज 1 और हैलोजेंस का चार्ज 1 MX टाइप का कंपाउंड बनाएगा, और अगर ग्रुप 2 का कोई मेटल है तो वो MX2 टाइप का हैलाइड बनाएगा, ठीक है। सो दीज हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर। ये कैसे नेचर के होते हैं? यूजुअली आयनिक नेचर के होते हैं। भाई जो हैलोजेंस हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, और जो मेटल्स हैं वो तो मेटल्स हैं ही, और हम ये जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में यूजुअली आयनिक बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये जो हैलोजेंस के जो कंपाउंड होंगे मेटल हैलाइड्स होंगे, किस नेचर के होते हैं? ये आयनिक नेचर के होते हैं, राइट। चलिए, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करूं, तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का रिएक्शन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का रिएक्शन हो, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा आपका, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन जो होता है ना वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। हमेशा जो रिएक्टिविटी का हैलोजेंस का ऑर्डर होगा वो हमेशा ये होगा, चाहे किसी भी तरीके का रिएक्शन हो, किसी भी टॉपिक में रिएक्शन हो, हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा इसी ऑर्डर में चलती है, फ्लोरीन बीइंग द हाईएस्ट, हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, एंड आयोडीन बीइंग द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये अभी हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे ना तो वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां भी यही सेम चीज हम देखेंगे कि वहां भी सेम ऑर्डर होता है, फ्लोरीन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, और आयोडीन का जो रिएक्शन होता है वो किसी भी सब्सटेंस के साथ सबसे स्लो होता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? बताओ, कुछ लग रहा है? हाँ भाई, समराइज हो रही हैं चीजें, हैं रिकैप हो रहा है कि नहीं? बताइए जल्दी से, ठीक है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि चीजें क्लियर हुई, कुछ मजा आया पढ़ने में कि नहीं। चलिए, ये बात हो गई रिएक्टिविटी की। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है, बट चलो वो कंपाउंड्स में मैं बता दूंगी, फिलहाल के लिए इतना ही। अगला इसमें पॉइंट आता है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिएक्टिविटी। मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रही हूँ, ध्यान से लिखिएगा आप लोग मेरे साथ। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसका क्या मतलब होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, ये तो हम जानते हैं ना। मेटल्स कैसे नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब दे हैव दिस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स की खास बात ही होती है, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक ही होती है कि वो क्या करते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेटल्स की टेंडेंसी है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मेटल्स का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ठीक है। मेटल्स का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मेटल्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जिन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होते हैं, वो खुद एक्ट करते हैं किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। सो हमेशा मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं। और क्योंकि वो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। वो दूसरे सब्सटेंसेस को क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो अब कौन सा मेटल कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा एक वैल्यू जिसको हम एसआरपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो आपने टर्म 1 में रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ी होगी। ई नॉट जो वैल्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये वैल्यू हमारी जितनी कम होगी जिस मेटल के लिए, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब एसआरपी की जो वैल्यू हो गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के, कि एक मेटल उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी। और अगर वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो कर रहा है, और इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो कर रहा है मतलब वो क्या भी है, ज्यादा रिएक्टिव भी है। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, ई नॉट की वैल्यू पे, एसआरपी की वैल्यू पे, कि एक मेटल कि एसआरपी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उतना ही ज्यादा वो मेटल क्या होगा, रिएक्टिव भी होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया ये बात, ठीक है। अब भाई जो एलिमेंट है ना, डाउन द ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना। सो डाउन द ग्रुप मूव करने पे रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर मुझे यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे सीजियम बीइंग द मोस्ट reactive, ठीक है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा एलिमेंट है, सीजियम है। बट यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन आती है। अगर इसी को मैं एक्वस स्टेट में लिख दूं, है ना, मैं ये लिख दूं कि भाई ये तो मेरी बात है गैसियस स्टेट में, ये नॉर्मल स्टेट में। जब भी नॉर्मल स्टेट की बात होती है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपसे गैसियस स्टेट की बात की जा रही है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपना केमिकल बिहेवियर शो करता है अपने गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि यहाँ पे एक्वस स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, एक्वस स्टेट दे दिया, तो एक्वस स्टेट में बच्चों क्या हो जाता है, एक्वस स्टेट में जो लिथियम है ना उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। आप देखो ऑर्डर क्या हो जाता है यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और आगे आ जाता है लिथियम एक्वस, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एक्वस स्टेट के लिए, कि जब हम एक्वस स्टेट की बात करेंगे तो एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, लिथियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम। ठीक, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्वस स्टेट में हमारे पास सबसे रिएक्टिव कौन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास होता है, सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है लिथियम। बट इन जनरल नॉर्मल स्टेट की अगर बात की जा रही है तो नॉर्मल स्टेट में सबसे रिएक्टिव कौन है, सीजियम है। ठीक है, कोई आपसे इसका रीजन पूछे तो इसका रीजन है हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, है ना। देखो अब आप ऐसे समझ लो इसको कि जो लिथियम है ना भाई, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे, ठीक है। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, मतलब एक एलिमेंट इजीली, अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है ना, आयनाइजेशन एनर्जी हाई का मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, और अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा तो उसकी रिएक्टिविटी कम, है ना, सीधी सी बात है। तो क्योंकि नॉर्मल स्टेट हम जब सीजियम की बात करते हैं तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई थी। लेकिन जब यही बात मैं एक्वस स्टेट के लिए करती हूँ तो इसके लिए रीजन आ जाता है, ये क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई है। हमने पढ़ा है हाइड्रेशन एनर्जी में, ठीक है, कि जो लिथियम है हमारे पास वो उस
इतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है ना, जब भी लिथियम एक्वा स्टेट मतलब वाटर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करेगा, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और वो हाइड्रेशन एनर्जी कंपेंसेट करती है किसको? हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, है ना। मतलब क्या है, थोड़ी और सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखिए, लिथियम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी बहुत ज़्यादा। बट जब लिथियम को वाटर का साथ मिला, ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है क्लास में, ऐसे समझ लो पहले, फिर लिथियम पे आएंगे। एक बच्चा है भाई क्लास में, ठीक है, वो बड़ा शांत बच्चा है, लेकिन मन उसका कैसा, एकदम खुराफाती थॉट्स उसको आते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे कि मैं ये शरारत भी कर दूँ, मैं वो शरारत भी कर दूँ। पर वो क्या करता है ना, वो क्लास में बड़ा चुपचाप बैठता है। क्लास में उसकी हिम्मत नहीं बनती कि हाँ वो टीचर के सामने कुछ शरारत करे, है ना। बट जैसे ही उसको क्या मिला, एक और खुराफाती बच्चा मिला जो कुछ भी कर जाए, वो कहीं भी ये डस्टर उठा के फेंका, ये इसको मारा, है ना, बेंच पे चढ़ गया, तो ये जो बच्चा था खुराफाती वाला, ये क्या करेगा, उस बच्चे को अपने थॉट्स बताएगा, कहेगा भाई तू ऐसे ऐसे कर ले, और है ना, मतलब उसका नाम भी नहीं आया और शैतानी भी हो गई, है ना। तो कुछ ऐसा ही है कि लिथियम जो है ना, वो अभी बेचारा छुप के बैठा है ना, अपनी असलियत सामने नहीं ला रहा है। तो लिथियम जो है ना, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई थी, क्योंकि है ना, उसको डर लगता था, उसकी बड़ी बढ़ती थी कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा। तो जो लिथियम है हमारे पास, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, और जब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो रिएक्टिव कैसे होगा, है ना, वो कैसे आपका ऑक्सीडाइज होगा। तो इसीलिए लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम थी। बट जैसे ही उसको वाटर का साथ मिला, जैसे ही उसको वाटर का प्रेजेंस मिला, लिथियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत हाई एनर्जी लिबरेट की। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी होती है हाई। तो लिथियम ने इतनी एनर्जी रिलीज की कि वो एनर्जी कहां पे यूटिलाइज हो गई? लिथियम से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी मान लो 50 जूल, लेकिन जब लिथियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एनर्जी लिबरेट हुई 100 जूल। तो भाई क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लूज होगा? वो 100 जूल कहां यूटिलाइज हो जाएगी? लिथियम से उस इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में। सो दिस हाई हाइड्रेशन एनर्जी compensates high ionization energy of lithium. Hence in aqua state lithium becomes most reactive, most electropositive element, right? देखो पूरी कहानी मैंने बता दी। नॉर्मल स्टेट में सीजियम सबसे रिएक्टिव और एक्वा स्टेट पे नॉर्मल स्टेट में सीजियम सबसे रिएक्टिव और एक्वा स्टेट में लिथियम सबसे रिएक्टिव। चलिए अगला तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, रिएक्शन विद वाटर। तो अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है। और वैसे भी अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो एक मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होता है ना, वाटर बने हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी अगर मैं बात करूं तो लिथियम जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? रिएक्ट्स जेंटली, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत जेंटली, ये बहुत ज्यादा स्लोली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सोडियम जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? ठीक है, इट कैचेस फायर, ठीक है, वाटर के साथ ये क्या कर लेगा? फायर कैच कर लेगा। इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम को कैसे रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है ना, स्टोर केरोसिन में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन या वाटर किसी के साथ भी रिएक्ट करके एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन दे सकते हैं, इसीलिए ये कैच फायर कर ले रहा है, ठीक है। बाकी के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये क्या करते हैं? ये मेल्ट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वाटर के सरफेस पे मेल्ट हो जाते हैं एंड ऑलवेज रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली, एंड ऑलवेज रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली। हमेशा कैसे रिएक्ट करेंगे? एक्सप्लोजिवली ही रिएक्ट करेंगे, बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, फायर हमेशा कैच करेंगे जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। डाउन द ग्रुप क्यों की रिएक्टिविटी बढ़ती है? लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है। वाटर में मिलने के बाद वो रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो स्लोली ही रिएक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो लिथियम वाटर के साथ जेंटली रिएक्ट करता है, सोडियम थोड़ा बहुत फायर कैच कर लेता है, और बाकी के एलिमेंट्स वाटर के सरफेस पे एकदम मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने से सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी और एनहांस हो गई। तो ये हमेशा कैसे रिएक्ट करेंगे? एक्सप्लोजिवली ही रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरे पास आ गया है, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिए जब मैंने ना एक मेटल को वाटर में डाला, ठीक है, तो मुझे क्या मिला? मेटल हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, है ना। बट
कोई सॉल्यूशन का एज सच मुझे कलर नहीं दिखा, है ना, बट मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर मैंने अमोनिया डाल दिया और उसी के अंदर मैंने मेटल डाल दिया। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन का कलर है ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर, ठीक है। मेटल का कलर, सॉरी, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, डीप ब्लू कलर इनफैक्ट, है ना। कैसे कलर का सॉल्यूशन मिलता है मुझे, डीप ब्लू कलर का मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, डीप ब्लू कलर का, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। तो मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, अमोनिया है, ठीक है। अब जैसे वाटर के प्रेजेंस में मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो यहाँ पर भी ये होगा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसमें कन्वर्ट हुआ, M पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। जब हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक्वस लिख देते हैं, बट अभी तो यहाँ एक्वस नहीं लिख सकते, ये तो वाटर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि मेटल आयंस के साथ कौन एसोसिएटेड रहेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कौन एसोसिएटेड रहेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड मेटल आयंस, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है और किसके साथ प्रेजेंट है, मेटल आयन के साथ प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज अमोनिएटेड मेटल आयन, और इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अमोनिएटेड मेटल आयंस, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि मेटल जब अमोनिया के साथ में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है, अमोनिएटेड मेटल आयंस बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, सॉल्यूशन इज डीप ब्लू इन कलर, ठीक है, सॉल्यूशन इज डीप ब्लू इन कलर। रीजन क्यों डीप ब्लू कलर होता है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका जो डीप ब्लू कलर है, ये डीप ब्लू किसकी वजह से है, डीप ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि भाई डीप ब्लू कलर किसकी वजह से है, तो आप बोलेंगे भाई अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, वही जैसा पहले बताया फ्लेम कलर में, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड से लोअर में आते हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी, और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ ब्लू कलर से मैच होती है, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर भी कैसा होता है, डीप ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू क्यों है, तो डीप ब्लू कलर है, उसका रीजन है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए, इसके बाद आता है सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड कंडक्टिव, ठीक है, सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड कंडक्टिव, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब आप जानते ही हो, अभी बताया, जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा। और कंडक्टिव क्यों है, बोथ ड्यू टू अमोनिएटेड मेटल आयंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों मेटल आयंस की वजह से भी और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये कैसे नेचर का होगा, कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब देखिए क्या होता है, कंडक्टिव का मतलब होता है कि जो मेटल आपका जो सॉल्यूशन है, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए दो चीजें जरूरी है, या तो फ्री आयंस का प्रेजेंट होना या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। यहाँ पर तो दोनों है, यहाँ पे फ्री आयंस भी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिव नेचर है सॉल्यूशन का, ये किसकी वजह से, ये दोनों की वजह से है, मेटल आयंस की वजह से भी और साथ साथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी, ठीक है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे हम इस मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, और कितनी बढ़ाएंगे, ग्रेटर देन 3 मोलर, ठीक है। अगर सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर ग्रेटर देन 3 मोलर हो गई, उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से कलर का हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर का, अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा है। रीजन देते हैं ड्यू टू मेटल क्लस्टर फॉर्मेशन, ड्यू टू मेटल क्लस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। मेटल क्लस्टर का क्या मतलब है
देखिए ढेर सारे मेटल आयंस ना इकट्ठे हो जाते हैं और उनके इकट्ठे होने की वजह से मेटेलिक कलर हमें दिखता है। वो मेटालिक कलर कौन सा होता है? कॉपर ब्रॉन्ज कलर, है ना। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, बट जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन को या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, कलर हो गया कॉपर ब्रॉन्ज का। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास मेटल आयंस के क्लस्टर्स बन गए। ये जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इसकी कंडक्टिविटी होती है कम, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी कम क्यों होगी? क्योंकि जो मेटल फ्री आयंस थे वो क्या हो गए? वो क्लस्टर्स का फॉर्मेशन कर लिए, है ना, वो इकट्ठे हो गए, उनका नंबर कम हो गया। और अगर फ्री मेटल आयंस का नंबर कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो हाईली कंडक्टिव था, लेकिन जो कॉपर ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन है वो कैसा है? उसकी कंडक्टिविटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें मेटल आयंस ने क्या किया? इकट्ठे होकर एग्लोमेरेट होकर क्लस्टर्स का फॉर्मेशन कर लिया, तो फ्री आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई कम, राइट। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, ये बात हो गई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज की। आखिरी फेज में हम पहुंच गए हैं, ठीक है, जिसमें हमें ट्रिक्स डिस्कस करनी है, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमारे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इस ब्लॉक के जो ये ऑक्साइड्स बने, हाइड्रोक्साइड्स बने, हेलाइड्स बने, इनके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, ठीक है, कि ये जो हमारे पास सब सब्सटेंसेज अलग अलग टाइप के बने, ठीक है, उन सॉल्यूशंस, उन कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जल्दी फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी मेटल ऑक्साइड, ये तीन तरह के यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात हो रही है। पहली बात हो रही है इसमें नॉर्मल ऑक्साइड्स की, ठीक है, फिर बात हो रही है इसमें परऑक्साइड्स की, और तीसरी बात इसमें हो रही है सुपर ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। जब हम परऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड मिलता है, और साथ साथ मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। और जब मैं सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करूंगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिलेगा, और साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगा। तो पहले वाले से सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड मिला, दूसरे वाले से हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिला, परऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड से ये दोनों के साथ साथ मुझे क्या भी मिला? ऑक्सीजन भी मिला। इसीलिए कहा जाता है कि परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं? एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये H2O2 और O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसीलिए परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स को एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है कि ये दूसरे सब्सटेंस को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो सारे की पॉइंट, सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आपको इसमें साथ साथ बता रही हूँ, है ना। कोई पॉइंट हम इसमें यहाँ मिस नहीं कर रहे कि आपको लगे हो ये पॉइंट मैं आपने बताना छोड़ दिया, है ना। चलिए, पता है होता क्या है ना, जब एनसीईआरटी में ना बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें यही दी हुई हैं, बट उन्होंने क्या कर दिया? उसको स्टेटमेंट और पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया, है ना। पर जब कोई ऐसे नोट्स दे देता है कि ये नोट्स बता दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ा दे, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तब लगता है कि हाँ भाई हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, हमें भी एनसीईआरटी समझ में आती है ना। तो ऐसे सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की हमने नेक्स्ट पी ब्लॉक भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पी ब्लॉक पे ही होगा, ठीक है। पी ब्लॉक के हम कुछ नोट्स ऐसे डिस्कस करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे, है ना। चलिए, अब देखो क्या बताया मैंने, ठीक है। देखो मेरी कोशिश वैसे यही है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी मैं ये पूरा वन शॉट रिवीजन आपको बता दूं, जितने कम टाइम में बता सकूं उतना अच्छा होगा, है ना। क्योंकि वन शॉट एक इफेक्टिव तभी होता है जब पॉइंट्स भी सारे कवर्ड हो और कम से कम टाइम में कवर्ड हो। तो मेरा फोकस यही रहता है ना कि जल्दी से जल्दी आपको, है ना, कम से कम टाइम में सारी चीज़ें जितनी है वो सब पढ़ा दी जाए, है ना। चले, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई जो सुपर ऑक्साइड्स और जो हमारे परऑक्साइड्स हैं ये कैसे एक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये दूसरे सब्सटेंसेस को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, है ना, बहुत पावरफुल है। चलो, अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हम देखें अगर ध्यान से, ठीक है, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, सारे जो ऑक्साइड्स हैं सबके सब कैसे नेचर के होते हैं? मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं हमारे पास
एसिडिक नेचर के, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, चाहे इनमें से किसी की भी मैं बात करूं, वो बेसिक नेचर के होंगे। वो मुझे यहाँ से दिख भी रहा है क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, दीज आर एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, राइट। चलिए अगला पॉइंट इन दिस सीरीज इज हाइड्रोक्साइड्स। अब ये जो हमारे हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है, इनका नेचर, इनका बेसिक नेचर, इनका एल्कलाइन नेचर कैसे चेंज होता है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं। तो लिथियम से सीजियम तक मूव करोगे तो सबके सब सॉल्युबल होते हैं, सबकी बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बेस स्ट्रेंथ मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, एल्कलाइन नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड, आप कहोगे भाई सीजियम हाइड्रोक्साइड। बड़ी सिंपल सी रीजन है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर मेरे पास मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होता है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल का जो मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर है वो भी तो इंक्रीज होगा ना। सो क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इन मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का नेचर भी, बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। एंड सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो बेरिलियम है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो बेरिलियम है ना is not considered to be a typical alkaline earth metal। इसको एक typical alkaline earth metal नहीं कहा जाता, is not a typical alkaline earth metal, ठीक है, इसको हम एक typical alkaline earth metal नहीं कहते। typical alkaline earth metal का क्या मतलब है जैसे ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, those are considered to be alkaline earth metal, लेकिन बेरिलियम को एक अच्छा या एक स्ट्रिक्टली एल्कलाइन अर्थ मेटल हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भाई, इस बेचारे ने क्या दोष कर दिया? तो रीजन क्या है कि जो बेरिलियम है ना हमारे पास, ये जो बेरिलियम है इसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड कैसे नेचर का है, एम्फोटेरिक, ठीक है। बाकी के जो ऑक्साइड्स हैं वो एल्कलाइन नेचर के, बेसिक नेचर के होते हैं एज द नेम ऑफ द ग्रुप सजेस्ट, बट बेरिलियम ऑक्साइड कैसे नेचर का हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, इसीलिए इसको हम टिपिकल एल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि बेरिलियम से बेरियम की तरफ जब आप जाते हो तो नेचर एम्फोटेरिक से क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ भी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये मैं आगे बताऊंगी कैसे, ठीक। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हेलाइड्स, है ना। इसमें मुझे एक पॉइंट आपको बताना है, एक ट्रिक यहाँ पे मुझे बतानी है, ठीक है, एक मुझे यहाँ पे एक पॉइंट बताना है आपको, दैट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल किसके बारे में बताता है? फजान्स रूल आपको बताता है कोवलेंट नेचर के बारे में। ये आपको किसके बारे में बताता है? कोवलेंट नेचर के बारे में, कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और कोवलेंट नेचर क्या कहता है कि कैटायन जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज, है ना। अब याद रखने के लिए सिंबल है सीजियम और एल्यूमिनियम। सी मतलब यहाँ पे क्या है, कैटायन, और एल मतलब यहाँ पे एस मतलब क्या है, स्मॉल। कैटायन होना चाहिए स्मॉल, तब कंपाउंड कोवलेंट नेचर का होगा। और जो एनायन है मेरे पास वो कैसा होना चाहिए, लार्ज, तब हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसका नेचर कौन सा डोमिनेटिंग होगा, है ना, कोवलेंट, है ना। तो ये आपके पास एक ट्रिक हो गई जिससे आप बता सकते हो कि भाई कैसा कंपाउंड का कैरेक्टर होगा, है ना, कौन कोवलेंट कैरेक्टर को फेवर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, और आपसे पूछूं कि भाई बताओ इसका कोवलेंट नेचर क्या है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे सबके क्या पूछ रही हूँ, कोवलेंट नेचर के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है, कोवलेंट नेचर के बारे में पूछ रही हूँ। तो आप क्या बताओगे, है ना, आप कहोगे कि भाई अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो होता है चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, चार्ज शुड बी मोर। अब यहाँ पे सारे के सारे क्लोराइड हैं, सबके सब हैलोजन है, सब पे चार्ज सेम होता है, और सबके सब ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, है ना, तो सब पे चार्ज भी सेम है। तो चार्ज सेम है तो आप क्या चेक करोगे कि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे,
चेंज क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, केटायन, है ना। एनायन इज सेम, ओनली केटायन इज चेंजिंग। और अगर मेरे पास केटायन चेंज हो रहा है तो मुझे पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल। केटायन जितना स्मॉल होगा कंपाउंड उतना कोवेलेंट होगा। सबसे छोटा केटायन लिथियम, है ना, इसीलिए कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर हो जाएगा ये, समझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती, मान लो बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड, अब आपको कोवेलेंट नेचर बताना है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, चार्ज तो सेम है, सब फ्लोरीन है तब भी चार्ज सेम है। तब आप यहाँ पे फिर से क्या चेक करोगे, केटायन का साइज, सबसे छोटा बेरिलियम, इसीलिए उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। बट अगर मैं बात करूं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड की, अब क्या होगा बोलो बच्चों। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, क्योंकि केटायन सेम है, हम एनायन को देखेंगे और एनायन क्या होना चाहिए, एनायन शुड बी लार्ज फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर टू फेवर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से लार्जेस्ट आयन कौन है, आयोडाइड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। और एक आखिरी एग्जांपल, लिथियम फ्लोराइड है आपके पास, बेरिलियम फ्लोराइड है। अब आप क्या देखोगे, इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे +2 चार्ज होता है, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे फजांस रूल पे, है ना, इस पे यही क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। चलो भाई, जिस चीज का इंतजार था, जब जिस चीज का आपको इतनी घड़ियों से इंतजार था, ट्रिक की जो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम बता सकते हैं कि एक कंपाउंड थर्मली स्टेबल है या नहीं, किस तरह का सीक्वेंस, किस तरह का ऑर्डर वो फॉलो करता है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के मतलब से स्टार्ट करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक कंपाउंड को अगर मैं हीट कर रही हूं और हीटिंग करने पे अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज थर्मली स्टेबल, ठीक है। इफ अ कंपाउंड डू नॉट डिकम्पोजेस, ठीक है, डू नॉट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, ठीक है, हीटिंग पे अगर एक कंपाउंड डिकम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है, टूट नहीं रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, इट इज थर्मली स्टेबल। इसका मतलब वो क्या है, थर्मली स्टेबल है। वो क्या है, हीटिंग करने पे डिकम्पोज नहीं हो रहा, थर्मली वो काफी ज्यादा स्टेबल है ना। तो अब आपके पास ना एनसीईआरटी में अलग अलग कंपाउंड्स की हेडिंग बनाई हुई है, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, परऑक्साइड्स, ठीक है, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगी कि थर्मल स्टेबिलिटी आपको कैसे देखनी है। आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एनायंस को, ठीक है। 2 तरह के एनायंस होते हैं हमारे पास, मोनो एटॉमिक एनायंस, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है मेरे पास इसमें पॉली एटॉमिक एनायंस, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक में डिफरेंस क्या है कि मोनो एटॉमिक एनायंस हो गए जिसमें एक सिंगल एटम हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया इसमें O-2 एक एनायन, एक एटम है, ठीक है। N-3 एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्राइड एक ही इसमें सिर्फ एटम है, तो ये हो गए हमारे पास, है ना, सल्फाइड, ये हमारे क्या हो गए, मोनो एटॉमिक एनायंस हो गए। और पॉली में आ गए हाइड्रोक्साइड्स, परऑक्साइड्स, ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स, जिसमें एक से ज्यादा एटम हो वो सब पॉली एटॉमिक, है ना। सल्फेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब आ गए इसमें हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे आ गए हमारे पास पॉली एटॉमिक एनायंस में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मोनो एटॉमिक में और पॉली एटॉमिक में। और ट्रिक क्या है, बस ट्रिक इतनी सी है कि मोनो एटॉमिक जो एनायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन यही बात अगर मैं पॉली एटॉमिक एनायंस के लिए करती हूँ, अगर मेरे पास कंपाउंड में पॉली एटॉमिक एनायंस हैं तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज। बस इतनी सी बात याद रख लोगे ना, सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी एक्सेप्शन, आई गारंटी यू आपके सब सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, कि जब हम बात यहाँ पे करते हैं किसकी, ठीक है, मोनो एटॉमिक एनायंस की जब बात करोगे तो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है हमारे पास वो क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए
अब मैं आपको इस पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ समझ में आई चीज़ की नहीं, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Li2O, Na2O, K2O, है ना, 3 की ही बात कर लेते हैं, बाकी तो आप समझ जाओगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या ये थर्मली इसमें स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, कौन इजीली डिकम्पोज करेगा, कौन स्टेबल होगा, तो आप क्या देखोगे कि जो एनायन है, केटायन को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ एनायन को देखना है। ये सिंगल ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन है, मोनोएटॉमिक है, और मोनोएटॉमिक की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, लिथियम का ऑक्साइड। बट यही बात अगर मैंने परऑक्साइड के लिए की होती, Li2O2, Na2O2, K2O2, अब इस केस में क्या होता, परऑक्साइड कैसा है, पॉलीएटॉमिक आयन है, और पॉलीएटॉमिक की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो इस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना। तो लिथियम परऑक्साइड इज लीस्ट स्टेबल, इसीलिए हमने क्या देखा था कि लिथियम परऑक्साइड नहीं बनाता, है ना। लिथियम क्यों परऑक्साइड नहीं बना रहा, क्योंकि यहां से भी मुझे समझ में आ रहा है कि लिथियम परऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या है, लीस्ट है। अब एक एग्जाम्पल सल्फेट्स के लिए ले लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, सल्फेट पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बेरियम सल्फेट, है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको इसी तरीके से बताना होगा। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का, ठीक है, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। जल्दी से बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। ये जो होते हैं सोडियम से सीजियम तक, ये डिकम्पोज ही नहीं करते, ठीक है, ये बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं करते, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है। सिर्फ लिथियम में लिथियम कार्बोनेट होता है जो डिकम्पोज करता है हीटिंग पे, बाकी के मेंबर्स डिकम्पोज नहीं करते हैं हीटिंग पे, राइट, बिकॉज दीज आर थर्मली वेरी स्टेबल। चलिए, तो ये सिंपल सी और बड़ी आसान सी ट्रिक थी हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी की। बताइएगा जरूर मुझे कमेंट करके कि क्या आपको ये ट्रिक पसंद आई, है ना। अगर पसंद आई तो हम और भी पी ब्लॉक के लिए ऐसी ट्रिक्स लेकर आएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है उसको भी हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसको भी हम ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रुप 1 की अगर मैं बात करती हूँ, ग्रुप 1 में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं निमोनिक बताती हूँ, बच्चों ध्यान से देखिएगा। ग्रुप 1 का निमोनिक है C² बाइंड, ठीक है, C² बाइंड। C² बाइंड से आपको क्या याद रखना है, C से हो गया क्लोराइड और एक C से हो गया क्रोमेट, ठीक है, क्लोराइड एंड क्रोमेट। B से हो गया हमारे पास ब्रोमाइड, I से हो गया हमारे पास आयोडाइड, और N से हो गया यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट्स, ठीक है, एंड D से हो गया हमारे पास यहाँ पे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग बच्चों ट्रिक है, आपको ग्रुप 1 के लिए सिर्फ C² बाइंड याद रखना है। C मीन्स यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, एंड अनदर C हेयर मीन्स क्रोमेट, ठीक है। B से हमारे पास ब्रोमाइड है, I से आयोडाइड है, N से नाइट्रेट्स है, एंड D से हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो सिर्फ क्लोराइड, क्रोमेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट्स, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बाकी कोई भी एनायन हो, ठीक है, रेस्ट एनी एनायन इज प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है, बाकी कोई भी एनायन हो हमारे पास, उन सब की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेट इट बी फ्लोराइड, लेट इट बी हाइड्रोक्साइड, लेट इट बी योर एनी पर्टिकुलर एनायन, है ना, बाकी सबकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। सिर्फ ये कंपाउंड्स होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, है ना। तो एक एक चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप यहां से देख सकते हो, राइट। चलिए, ऐसे ही मेरे पास एक ग्रुप 2 के लिए भी ट्रिक है। ग्रुप 2 में आपको ना ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इसको C³ कर दो और बाइंड से पहले S लगा दो, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा SBIND लग जाएगा ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। C से 3 C है हमारे पास, ठीक है, क्लोराइड, क्रोमेट एंड कार्बोनेट, ठीक है। S से हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सल्फेट, बाकी सेम है, ठीक है, बाकी सेम है, ठीक है। इससे आपके पास ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट, ठीक है, और D से वही है हमारे पास डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है।
बस इतना याद रखना है कि ये जो है हमारे पास क्लोराइड, क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, इनकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप 2 के लिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, बाकी सबके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हालांकि इसमें एक दो एक्सेप्शंस आते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में वो एक्सेप्शंस नहीं दिए हुए हैं तो वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक्स बस जानने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लेते हैं हम हाइड्रोक्साइड पे पूछ लेते हैं, LiOH, NaOH एंड KOH, आपको बताना है कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो आपने क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट भाई बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 1 से, और जो ग्रुप 1 है उसकी ट्रिक क्या है, C² बाइंड। क्या हाइड्रोक्साइड उस ट्रिक में आता है? नहीं। अगर नहीं आता तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। जो एनायंस उस ट्रिक के अंदर आते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती, डिक्रीज होती है, बाकी सबकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे में एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, तो आप क्या देखोगे, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और कार्बोनेट एक ट्रिक में लाई करता है, C³ में एक कार्बोनेट था, उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा, बेरिलियम कार्बोनेट, एज सिंपल एज दैट, है ना बच्चों। बड़ी आसानी से आपको अब ये समझ में आ गया कि कैसे हम ट्रिक के बेसिस पे बता सकते हैं कि कैसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चेंज होगा ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, डिफरेंट टाइप के एनायंस के लिए। चलिए फटाफट से आगे बात करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। मतलब लिथियम जो है ना बाकी के अपने रेस्ट फैमिली मेंबर से अलग कैसे है। ठीक है, रेस्ट फैमिली मेंबर्स के अनइक्वल है। ठीक है, पहला जो मेंबर होता है किसी भी फैमिली का, वो अपने बाकी के फैमिली मेंबर से कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। कैसे वो अलग बिहेवियर शो करता है, क्यों करता है और किस बेसिस पे करता है, क्या क्या बिहेवियर अलग होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन आता है स्मॉल साइज। जो लिथियम है वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, होता है ना घर का सबसे छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, तो वैसा ही है ना। इसीलिए वो क्या करता है, उसको बहुत पैम्पर करके रखा जाता है। ऐसे ही जो लिथियम है वो अपनी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, इसीलिए वो बाकी सबसे अलग है, वो एक्स्ट्रा पैम्पर्ड है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। चले नेक्स्ट आता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भैया बहुत हाई होती है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तीसरा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो बिल्कुल हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला आता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम जो है ना इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी काफी हाई है, हमने पढ़ा ही है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, इसीलिए ये अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर होता है एक एनायन को डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी। तो अगेन ये भी हमारा साइज पे डिपेंडेंट होता है, ये भी साइज पे डिपेंडेंट होता है। साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, उसका चार्ज उतना इफेक्टिव होगा और वो उतना अच्छे से किसी एनायन को डिस्टॉर्ट कर सकता है, जिसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर होती है बहुत हाई। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। लिथियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं तो 1s2 2s1, क्या 2 में डी एग्जिस्ट करते हैं? नहीं एग्जिस्ट करते। सो डी सबशेल्स जो होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं पहले मेंबर के पास, किसी भी फैमिली के पहले मेंबर के पास मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक, चले ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है इसमें हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, अगला जो है हमारे पास यहाँ पे वो पॉइंट है कि भाई जो लिथियम है ना ये एनामोलस बिहेवियर तो शो करता है, और क्या क्या बेसिस पे अलग होता है बाकी फैमिली मेंबर से। तो पहला, लिथियम हार्ड होता है। ठीक है, लिथियम जो है हमारे पास ये कैसा है, ये हार्ड एलिमेंट है। ठीक है, लिथियम जो है हमारे पास ये कैसा है, हार्ड नेचर का है। बाकी के जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो कैसे नेचर के हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो किस नेचर के होते हैं, बाकी के एलिमेंट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर होते हैं, लेकिन जो लिथियम होता है हमारे पास वो कैसे नेचर का होता है, वो होता है हार्ड नेचर का। ठीक है, समझे कि नहीं, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, तो दूसरा पॉइंट है इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि लिथियम हार्ड है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा।
ठीक है। इसके अलावा ऑक्साइड फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने बात की थी कि जो लिथियम है उसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसे नेचर का होता है, वो सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। बाकी के फैमिली मेंबर्स पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। लिथियम नाइट्रेट जैसे डिकम्पोज होता है वो अलग तरीके से होता है, बाकी फैमिली मेंबर्स अलग तरीके से होते हैं। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी के मेंबर्स नहीं करते। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाता है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं बनाते। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब रिएक्शन विद एयर पढ़ाया था। और लास्ट पॉइंट है हाइड्रेट फॉर्मेशन, कि भाई जो लिथियम है ना हमारे पास, इसकी क्या टेंडेंसी है, लिथियम जो है ना वो हाइड्रेट्स, क्योंकि उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफी हाई है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर सकता है, इजिली हाइड्रेट्स फॉर्म कर सकता है ना। और रही बात नाइट्रेट डिकम्पोजिशन की, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। जब हम LiNO2 की बात करते हैं, लिथियम नाइट्रेट की बात करते हैं, तो जब ये डिकम्पोज करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, ठीक है, LiNO3 सॉरी, है ना, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन यही बात अगर मैं सोडियम नाइट्राइट के लिए बात करती हूँ, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो ये जब डिकम्पोज करता है तो सोडियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, है ना। दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट। तो लिथियम का आप देख रहे हो बिहेवियर, ठीक है, लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज करके अलग कंपाउंड्स बनाएगा, बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब इसी तरीके का बिहेवियर शो करेंगे। ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट में डिकम्पोज होते हैं और ऑक्सीजन गैस में, राइट। चलिए लास्ट इसमें हमारे पास जो पॉइंट आता है, ठीक है, लास्ट इसमें जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है कि कैसे जो लिथियम है, ठीक है, वो किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि क्या क्या बिहेवियर लिथियम का मैग्नीशियम के साथ सेम है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि होता क्या है, जब लिथियम की मैं बात करती हूँ तो लिथियम ग्रुप 1 का मेंबर है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, और ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हालांकि दोनों मेंबर्स अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम क्या शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करता है। किन प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है, उन प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करेगा जिसकी वजह से वो अपने फैमिली मेंबर से डिफरेंट था, जैसे कि हार्डनेस, ठीक है। लिथियम जो होता है और मैग्नीशियम की हार्डनेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। सेकंड आता है कार्बोनेट डिकम्पोजिशन। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की अगर मैं बात करूं, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। लेकिन लिथियम का कार्बोनेट तो डिकम्पोज करता है, पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सिर्फ मोनो ऑक्साइड्स बनाते हैं, बाकी किसी तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट नाइट्रेट डिकम्पोजिशन, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटल्स हैं दोनों, इनके जो नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ब्राउन कलर की NO2 गैस फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट इसमें हमारे पास एक पॉइंट है कि नाइट्राइड्स, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद एयर, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन Li3N बनाता है, मैग्नीशियम होगा तो वो Mg3N2 टाइप का नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज बोथ हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम की स्मॉल साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और मैग्नीशियम के चार्ज की वजह से, है ना, हाई चार्ज की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि दोनों की जो हाइड्रेशन एनर्जीज है वो काफी कंपैरेबल है। इसीलिए इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, हेंस दे शो डायगोनल रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके, चलिए तो ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वन शॉट का, वो हम कोशिश करेंगे कि हम पी ब्लॉक स्टार्ट करें, ठीक है। पी ब्लॉक का आपको वन शॉट एक रिवीजन दे। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें जो हमने ट्रिक्स डिस्कस किए, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, एवरीथिंग इज इन रेलिवेंस विद NCERT सिलेबस ओनली, राइट। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। चलो बदले केमिस्ट्री पढ़ने का नजरिया।